चलिए, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th के मैथ्स में लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 8 आपका कंप्लीट किया था। 8.4 एक्सरसाइज में प्रूफ वाले बहुत सारे क्वेश्चन थे, सारे ऑलरेडी ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो डिस्कस हो चुके हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो पूछना। आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका, चैप्टर 9। चैप्टर 9 में क्या पढ़ना है आपका? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखो, अनुप्रयोग मतलब क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो जो भी हमने त्रिकोणमिति पढ़ा, ट्रिगोनोमेट्री, उसको कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। तो इस चैप्टर का एक और नाम आपका ई बुक में लिखा हुआ देखोगे, ऊंचाई एवं दूरी, या फिर हाइट एंड डिस्टेंस। तो बेसिकली इस चैप्टर में त्रिकोणमिति को यूज करके हम लोग अलग अलग चीजों की ऊंचाई, दूरी वगैरह निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर इसको यूज करते हैं इन जनरल। तो एक दो एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई ग्राउंड पर कोई बिल्डिंग खड़ा है, ठीक है, इस बिल्डिंग खड़ा है। अब इस बिल्डिंग का हाइट निकालना, तो एक तो तरीका होगा हम इसको सीधे मेजर करें वहां पे फीता लेकर के। लेकिन आज के डेट में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे। कुछ एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इस कोण का वैल्यू मेजर करेंगे। ये हमें अगर दूरी पता है तो इस दूरी को यूज करेंगे, इसको आधार बोल करके ऊंचाई निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार हम लोग किसी बिल्डिंग की ऊंचाई, कोई एरोप्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है ना, पतंग की ऊंचाई, किसी बिल्डिंग से किसी बिंदु के बीच की दूरी, तो ऊंचाई एवं दूरी कैलकुलेट करते हैं त्रिकोणमिति को यूज करके। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो पढ़ के समझ में आएगा कुछ क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या हमें पता होना चाहिए कैलकुलेशंस के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर, जो हमने 6 रेशियो पढ़े थे त्रिकोणमिति में, ट्रिकोनोमेट्री में, उनका डेफिनेशन क्या होता है, मतलब परिभाषा क्या है। तो ये आपको पहले ही पढ़ा रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला कंसेप्ट, ठीक है। इस तरीके से अब तो कई बार कर लिया हमने। तो साइन थीटा जब बोल रहा हूँ, यह है साइन कॉस टैन। इस तरीके से आपको याद है कि सर साइन थीटा अगर मैं बोल रहा हूँ, साइन में बोल रहा हूँ, तो लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण कहने का मतलब पी बटा एच, ठीक है। कॉस थीटा बोल रहा हूँ तो आधार बटा कर्ण, यानी बेस बटा कर्ण, बी बटा एच, आधार बटा कर्ण। टैन थीटा बोल रहा हूँ लंब बटा आधार, यानी आप बोलोगे सर टैन थीटा होता है पी बाई बी। ये सब पहले पढ़ रखा है, बस यहाँ पर रिवीजन है आपका। कॉसेक, अच्छा देखो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो तीन मैंने लिखा ना भी, साइन कॉस टैन, ज्यादातर यही यूज करेंगे, ठीक है। मोस्टली जितने भी क्वेश्चन होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा या टैन थीटा का ही यूज करेंगे। लेकिन हमें पता तो सारे होने चाहिए, कुछ भी यूज हो सकता है। तो कॉसेक थीटा सर कर्ण बटा लंब होता है, इसको हम बोल देते हैं एच बटा पी, ठीक है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, यानी हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ठीक है। और कॉट थीटा टैन का उल्टा, आधार बटा लंब, यानी बेस बाय पी, ठीक है। तो याद तो सारा होना चाहिए। यूज किसका करेंगे? साइन कॉस टैन का। देखो कॉसेक सेक कॉट यूज कर सकते हैं, लेकिन कम यूज करेंगे, ठीक है, ज्यादातर साइन कॉस टैन यूज करेंगे। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी ट्राइंगल अगर मैं बना रहा हूँ, कोई भी समकोण त्रिभुज स्पेशली बना रहा हूँ, ए बी सी, तो किसी एंगल के लिए अगर मैं कोण सी की बात करूं, कोण सी का वैल्यू आपको दे दिया रहे, या मान लो यहाँ पर मैं थीटा लिख दूं, तो कोण थीटा के सामने वाले भुजा को आप क्या कहते हो? सर जी लंब। लंब। तो इसके सामने लंब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लंब लिख सकते हो, और लंब को हम पी लिखते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, लंब को आप पी से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। कई बार मैं सिर्फ पी लिख दूंगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री के सामने जो आपको कोण दिखता है वो हमेशा क्या होता है? कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, और कर्ण को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कर्ण के लिए मैं क्या लिखूंगा? हमेशा एच लिखूंगा। और जो भुजा बच गया, ठीक है, जो बच गया उसको क्या कहते हो? आधार, ठीक है। तो ये आधार हो गया, और आधार को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैं आधार लिखना चाहूंगा तो आधार को मैं बी से, हमेशा होगा क्या कि नीचे में आधार ही आएगा? नो सर। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है सर कि नीचे में हमेशा आधार आए, वो बदल सकता है, ठीक है। अगर मैं फिगर ऐसे बना दूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा रोटेट कर दूं, या ऐसे ही फिगर बनाइए, मान लो फिगर ऐसे ही बनाया, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि आपका थीटा कुछ ऊपर दे दिया, ठीक है, यहां पर आपका थीटा फिक्स कर दिया, कौन ऊपर आ गया। तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण ही रहेगा, ये तो कर्ण रहेगा, लेकिन थीटा के सामने अब जो कौन दिख रहा है वो भुजा दिखा नीचे वाला दिख रहा है, इसका नाम मान लो दीजिए पी क्यू आर, ठीक है। अब हमारा क्यू आर क्या हो गया? लंब, लंब। ठीक है। क्यू आर लंब। लंब हो जाएगा।
और जो बच गया वो भुजा क्या हो जाएगा, ये वाला आधार। आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर लंब होगा, कहाँ पर आधार होगा। लंब हमेशा थीटा के सामने होगा, जो बच गया वो आधार रहेगा। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाले को तो कर्ण बोलेंगे ही बोलेंगे। इस तरीके से याद रखिएगा। हो सकता है कि आपको कोई थीटा दे दे 60 डिग्री 30 डिग्री, है ना। चलिए एक चीज सीख लिया हमने। इसके अलावा आपको ये तो पूरा टेबल याद करवाया था। आई होप कि अब ये सभी को याद हो चुका है। और यस। अगर अभी भी नहीं याद है, ठीक है, अभी भी अगर याद नहीं हुआ है, तो आज के क्लास में या जब तक आपको याद नहीं होता है, ठीक है, जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करते हो, त्रिकोणमिति सॉल्व करते हो, तो इसको अपने सामने रखिए। टेबल को एक जगह लिख लिया है आपने या बुक में लिखा हुआ है, सामने रखिए, देख देख के यूज करिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो याद कर ही लेना, जल्दी जल्दी आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। और एक चीज और बोलूंगा, कम से कम आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसको जल्दी से याद करिए। साइन कॉस टैन आप याद कर लोगे, अगर साइन के सारे वैल्यू, कॉस के सारे वैल्यू, टैन के सारे वैल्यू, तो बाकी कॉसेक सेक कॉट तो यूज कर लोगे उल्टा करके। इस चैप्टर में ज्यादातर हम लोग साइन कॉस टैन का ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, कॉस सेक कॉट का कम यूज करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे नहीं यूज करेंगे, लेकिन ज्यादातर साइन कॉस टैन ही यूज करेंगे। तो अगर मैं बोलता हूँ साइन 30 डिग्री, तो जल्दी से आपको बोलना सर साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। मैं बोल दूं टैन 90 डिग्री, तो टैन 90 डिग्री सर अनडिफाइंड होता है। तो इस तरीके से टेबल याद कर लीजिएगा। अगर नहीं याद है, सामने में रखिएगा, देख के यूज करोगे। ठीक है, मैं क्यों कहता हूँ देख के यूज करना, देख के यूज करोगे, देखते देखते याद हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम यूज तो करिए, याद हो जाएगा। तो ये टेबल के बारे में हो गया। अब आते हैं अपने हाइट एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट पर। तो इसमें 3 चीज लिखा हुआ है, देखिए, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। तो इन तीनों का पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर क्षैतिज रेखा क्या होता है, पहले तो ये नोट करिए। एनीवन कोई बताएगा मुझे कि क्षैतिज या फिर क्षैतिज रेखा का मतलब क्या होता है? क्षैतिज या फिर क्षैतिज रेखा, कुछ भी लिख दे, दोनों सेम ही चीज है, बताइए कोई बच्चा। हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल लाइन, एग्जाम्पल से या फिर परिभाषा से। देखो क्षैतिज मतलब क्या होता है, या क्षैतिज रेखा का मतलब क्या होता है? धरती के समांतर कोई लाइन। ठीक है, कोई लाइन जो अर्थ के पैरेलल हो, आपके जमीन के समांतर। तो एक बना रहा हूं और एक लाइन में ऐसे बना रहा हूं और एक लाइन में ऐसे बना दिया, इन तीनों का नाम दे दिया पी क्यू, ए बी, और यहां पर एक्स वाई। मुझे बताइए क्षैतिज कौन सा है, धरती के समांतर कौन है? पी क्यू। ठीक पी है। क्यू। तो यहां पर इस वाले को हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्षैतिज या क्षैतिज रेखा। ठीक है, जो अर्थ के समांतर हो गया। इस वाले को कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, खैर ऊर्ध्वाधर रेखा का बहुत ज्यादा निर्णय आएगा, जब आएगा तो फिर इसको कर लेंगे। ठीक है, ऊर्ध्वाधर भी हटाइए, इसको हम नहीं कहेंगे। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा क्या हो जाएगा, ये वाले को क्षैतिज रेखा कहेंगे। तो ऐसा कोई लाइन आपको, मतलब पड़ी रेखा, ठीक है, मतलब खड़ा नहीं होना चाहिए, पड़ा हुआ गिरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा लाइन बनाऊं, तो ये लाइन, ये लाइन, ये सारे क्षैतिज रेखा है। अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं, ये समझिएगा, एक सेकंड, यहां आप लोग बताना कि क्षैतिज रेखा आपको कौन से कलर में दिख रहा है? सर जी नीले। नीले कलर में, ब्लू कलर में? ठीक है, तो आप सीधे बोलिएगा सर यहाँ पर क्षैतिज रेखा ब्लू कलर में। ठीक है, तो ये वाले लाइन को आप क्या बोलिएगा? क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज का मतलब समझ में आ गया, खड़ा, सॉरी पड़ा। ठीक है, धरती के समांतर। अब आते हैं कि सर यहाँ पर 3 चीज और था, और अवनमन कोण। तो दृष्टि रेखा क्या है, उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसे एक सेकंड रुकोगे, शायद स्क्रीन जा रही है बार बार। ठीक है, अब दृष्टि रेखा समझते हैं। दृष्टि मतलब क्या, देखना। साइट मतलब देखना। ठीक है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होता है? जैसे अभी आप लोग क्या कर रहे हो, आप, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, और आप लोग मोबाइल स्क्रीन को देख रहे हो। तो सिचुएशन ऐसा कुछ बना हुआ है कि यहाँ पर आपके मोबाइल का स्क्रीन है। ठीक है, और यहाँ पर आपका आई है, मान लो। ठीक है, ये आई है, आपका आंख है, आई। ठीक है, तो आप अपने आंखों से मोबाइल तक देख रहे हो।
तो ऐसा कोई लाइन तो नहीं है, इमेजिनरी लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, आपके आंख से लेकर के आपके मोबाइल तक कोई लाइन नहीं है, लेकिन अगर मैं कोई इमेजिनरी लाइन बनाऊं, काल्पनिक रेखा बनाऊं, तो उसी काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। मतलब होता क्या है, आंख से लेकर जिस भी वस्तु को हम देख रहे हैं, ठीक है, उसके बीच की काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। समझ में आया कि दृष्टि रेखा क्या है? बोलिए। अब जिस भी चीज को देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर। मान लो यहाँ पर आंख है और बच्चा कुछ यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट को, वस्तु को देख रहा है, ठीक है। तो आंख से लेकर, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, आई से लेकर के वस्तु तक के एक इमेजिनरी लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, ये वाला जो लाइन बन रहा है, इस लाइन दृष्टि को हम बोलेंगे रेखा। दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। इतना क्लियर। दृष्टि रेखा क्या होता है, बस आंख से लेकर के वस्तु तक के लाइन को दृष्टि रेखा कहते हैं। क्लियर। अब है सर यहाँ पर उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है? तो उन्नयन कोण अवनमन कोण को याद कैसे करेंगे? देखो, उन्नयन मतलब ऊपर, ठीक है, उठना, ठीक है, उन्नयन ऊ से स्टार्ट होता है ना, तो वो मतलब ऊपर। तो किसी भी चीज को आप देखने के लिए अगर आप सर को उठाते हो तो वहां पर उन्नयन कोण बनता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि एक ग्राउंड है, एक सेकंड, अब इस पर क्या कर रहा है, यहाँ पर से कोई वस्तु, कोई बच्चा किसी चीज को देख रहा है, यहाँ पर कोई फ्लाइट उड़ रहा है, ठीक है। अब ये बच्चा क्या कर रहा है, इस फ्लाइट को देख रहा है, एरोप्लेन को देख रहा है। तो इस लाइन को क्या बोलिएगा, दृष्टि रेखा, उन्नत। ठीक है। इस लाइन को दृष्टि रेखा बोलेंगे, या मान लो यहाँ पर आंख है, ठीक है, आंख से एरोप्लेन को देख रहा है। अब यहाँ पर जो कोण आपको दिख रहा है, इस कोण को क्या बोलेंगे, सर ये उन्नयन कोण है, ठीक है, ये उन्नयन कोण है। क्योंकि इस एरोप्लेन को देखने के लिए इस बच्चे ने अपने सर को उठाया होगा, तो ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ऊपर की तरफ देखेगा तो आपका दृष्टि रेखा बनेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये उन्नयन कोण जो बन रहा है वो दृष्टि रेखा और एक क्षैतिज रेखा के बीच में बन रहा है। ये क्या है हमारे पास, क्षैतिज रेखा। नीचे वाले को आप क्षैतिज रेखा बोलिएगा, धरती है ना। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में आपको उन्नयन कोण बनता हुआ दिखता है, लेकिन ऊपर की तरफ देखने पर। यही सिचुएशन है कि मैं थोड़ा पलट देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या कर रहा हूँ, अब ग्राउंड है कुछ ऐसा और एक बच्चा कुछ बिल्डिंग पर खड़ा है, ठीक है, या कोई पर्सन एरोप्लेन से भी तो नीचे देख सकता है ना। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से नीचे के गेंद को देख रहा है, ठीक है, नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल है, उसको देख रहा है। तो अगर यहाँ से वो देखेगा तो इसके आंख से लेकर के मैं ऑब्जेक्ट तक मिला दूं एक लाइन, ठीक है, कुछ ऐसे मिला दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कोण यहाँ पर बनेगा, ये वाला कोण, ये कोण। तो ये वाला जो कोण दिखता है आपको, क्योंकि ये सर को नीचे झुकाया होगा बॉल को देखने के लिए, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको अवनमन कोण बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया कि अवनमन कोण कब बनेगा और उन्नयन कोण कब बनेगा? यस। तो अगर हम किसी वस्तु को देखने के लिए सर को उठाएंगे, ऊपर देखेंगे, तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। और सर को झुकाएंगे तो कौन सा बनेगा? अवनम कोण। अवनमन कोण, ठीक है। याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ऊ से ऊपर, ऊ से उन्नयन, ठीक है, ऊपर, ऊपर की तरफ बनेगा, क्षैतिज रेखा के ऊपर बनेगा। अवनमन कोण के लिए, अवनमन का मतलब क्या होता है ना, झुकना, प्रणाम करना। जैसे आप मॉर्निंग प्रेयर करते हो तो अवनमन करते हो, झुकते हो, झुक कर प्रणाम करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अवनमन कोण बनता है, नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है, नीचे झुकेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, चाहे उन्नयन कोण की बातें करिए, चाहे अवनमन कोण की बात करिए, दोनों ही के दोनों कोण आपका दृष्टि रेखा, देखो यहाँ पर आपका दृष्टि रेखा था और ये क्षैतिज रेखा था, ठीक है, उन्नयन कोण में। और अवनमन में भी देखें तो ये दृष्टि रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में ही बनता है उन्नयन कोण भी और अवनमन कोण भी। बस एक केस में ऊपर देखते हैं, एक केस में नीचे देखते हैं। क्लियर है? तो तीन चीज यहां से निकल कर आता है, बेसिकली तीन पॉइंटर है जो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ सकता है आपसे। पहला चीज कि उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनता है, अवनमन कोण भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में ही बनता है। उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्षैतिज रेखा के ऊपर, ये क्षैतिज था, उसके ऊपर बना। और अवनमन कोण देखिए क्षैतिज रेखा के नीचे बन रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है। तो एक उन्नयन ऊपर बनेगा और अवनमन क्षैतिज रेखा के नीचे बनेगा। जब किसी वस्तु को देखने के लिए सर को ऊपर करते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो उन्नयन बनता है,
और जब किसी वस्तु को देखने के लिए सर को नीचे करते हैं तो अवनमन कोण बनता है। एक फिगर में अगर मैं इन दोनों को बनाना चाहूँ, ठीक है, उन्नयन कोण भी अवनमन कोण भी। देखिए अगर सिचुएशन कुछ ऐसा है, अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन, ग्राउंड है ये, इस ग्राउंड पर एक बच्चा यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर नहीं है, चलो ऐसे करता हूँ, कुछ बिल्डिंग बनाता हूँ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बच्चा यहाँ पर खड़ा हो गया। अब यहाँ पर कोई भी पतंग वगैरह कुछ उड़ रहा है, या फ्लाइट ही बनाता हूँ, ठीक है, एरोप्लेन है जो उड़कर जा रहा है, ठीक है। तो इस बच्चे ने इस फ्लाइट को देखा, ठीक है। अब कुछ देर के बाद क्या हुआ कि फ्लाइट उड़ के चला गया, और उसके बाद ये बच्चा क्या कर रहा है, अब नीचे की तरफ कोई वस्तु रखा हुआ है, उसको देखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, नीचे की तरफ देखना स्टार्ट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस के लिए दोनों ही एक मैं क्षैतिज रेखा बनाता हूँ, क्योंकि हमें पता है जो भी कोण बनेगा वो क्षैतिज रेखा से तो रेफरेंस लेना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक कोण ये बना रहा हूँ ए, और यहाँ पर कोण बी बना दिया, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ कोण ए का नाम आप क्या दीजिएगा, कोण ए को आप क्या बोलिएगा। सर जी उन्नयन कोण। तो कोण ए जो बन रहा है उसको आप देखिएगा सर, कोण ए को अगर देखे तो क्षैतिज रेखा ये वाला था हमारा, ठीक है, ये क्षैतिज रेखा के ऊपर की तरफ बन रहा है, ठीक है। तो ऊपर बन रहा है या फिर एरोप्लेन को देखने पर बन रहा है वो कोण, तो ऊपर की तरफ देखने पर बना, को एरोप्लेन देखने के लिए सर को उठाना पड़ा होगा, तो ए को बोलेंगे सर ये हमारा उन्नयन कोण है, ठीक है। तो ये आपको बोलोगे सर ये उन्नयन कोण है हमारे पास। अगर मैं बोलूँ कोण बी कैसा कोण है, अवनमन कोण। अवनमन कोण। तो कोण बी जो है क्षैतिज रेखा के नीचे बन रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ बन रहा है, इसका मतलब नीचे देखा गया होगा। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर कोण बी जो बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा, उसको हम अवनमन नाम देंगे, ठीक है, अवनमन कोण। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो ये सारा नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ, कोई एक बच्चा, मान लो आपको कहता है कि एक बच्चा बिल्डिंग पर खड़ा है, ठीक है, और यहां से इसने एक ऑब्जेक्ट को देखना स्टार्ट किया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो आप ऐसे मिला दोगे, ठीक है, देख रहा है तो यहां पर बोल रहा है कि अवनमन कोण का जो वैल्यू है, अवनमन कोण का जो मान दे रखा है, कि दे रखा है सर 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। नो सर। गलत हो जाएगा ना, क्यों, क्यों गलत हो गया। सर जी क्षैतिज रेखा और उन्नत रेखा के बीच में बनेगा सर। देखो आपने ये तो थोड़ा बोला, थोड़ा सा गलत बोल दिया, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के पीछे बनेगा, ठीक है, क्षैतिज रेखा उन्नयन रेखा नहीं, उन्नयन रेखा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलेगा सर ये वाला कौन 60 डिग्री मत बोल देना, ये वाला 60 बोलोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या बन रहा है, दृष्टि रेखा ये वाला है, और ये तो ऊर्ध्वाधर लाइन है, इसको कहते हैं खड़ी रेखा, ठीक है, या ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा कोई रोल नहीं है, ठीक है, इसको हटाइए। आप कहेगा सर यहाँ पर क्या करो, अगर अवनमन कोण 60 डिग्री है तो यहाँ पर एक लाइन बनाओ ऐसे, ठीक है, हमेशा आपको ऐसा लाइन बनाना पड़ेगा, ये वाला जो कोण है ये 60 डिग्री है, समझ में आया। तो ये बिल्कुल सही है, समझ में आया। अगर मैं कह रहा हूं, ये सब ड्रॉ करना पड़ेगा आगे जाकर, अगर मैं कह रहा हूं कि उन्नयन कोण आपको दे दिया कि 45 डिग्री है, किसी बिल्डिंग को देखने पर, मान लो कोई बच्चा यहाँ पर ग्राउंड पर खड़ा है और इस किसी बिल्डिंग को देख रहा है, ठीक है, बिल्डिंग का नाम दे दिया ए बी, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ठीक है, ऊपर में कुछ रखा हुआ होगा बढ़िया सा, इसको देख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस बच्चे के आंख से लेकर के बिल्डिंग के टॉप को मिला दूंगा, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा क्या कि ये 45 डिग्री बन रहा है। जी यस और 60 नो, है। बिल्कुल सही है ये। आपको सर यहाँ पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है, इसका मतलब ये बच्चा जब बिल्डिंग के ऊपर देखा होगा तो ये ऊपर की तरफ कोण तो बन ही रहा है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में 45 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री, तो बिल्कुल सही है। समझ में आया।
तो उन्नयन कोण कैसे बनाएंगे, अवनमन कोण कैसे बनाएंगे? उन्नयन कोण क्षैतिज के ऊपर, अवनमन क्षैतिज के नीचे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ऐसे फिगर बनाऊं, देखो यहां पर मान लो कोई बच्चा खड़ा है, ये बिल्डिंग है ए बी, ठीक है। इस बिल्डिंग के ऊपर कोई बच्चा खड़ा है पॉइंट ए पर, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये बच्चा ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के नीचे किसी वस्तु को दिख रहा है, ठीक है, ऐसे। तो ये ए से देखना स्टार्ट किया, ए से देखना स्टार्ट किया किसी ऑब्जेक्ट सी को, ठीक है, पॉइंट सी को देख रहा है, ठीक है, यहां पर आपका आई है, ठीक। तो ये वाला कोण आपको दे रखा है कि ये कोण दे रखा है आपको 30 डिग्री। आपसे पूछता है कि अवनमन कोण का वैल्यू बताइए। नहीं, जी अवनमन सर, कोण वो कितना बोला? 60 डिग्री। 60 डिग्री। देखो 60 कैसे आ जाएगा, समझिएगा इस चीज को। यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है, लेकिन ये 30 डिग्री अवनमन होगा ही नहीं। आपको पता है अवनमन कोण जो बनता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनता है। तो क्षैतिज रेखा यहाँ पर बनाइए एक, ठीक है, एक ऐसा लाइन हमेशा ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक ड्रॉ कर लिया इस तरीके से लाइन, इसका नाम मान लो एक्स दे दिया, ठीक है। तो आपको सर इस तरीके से एक लाइन हमने इमेजरी बना लिया, इसको हम क्षैतिज रेखा बोलेंगे। अब ये वाला जो कोण बनेगा क्षैतिज के नीचे, ठीक है, ये वाले को हम बोलेंगे सर यहाँ पर जो कोण बनेगा थीटा, इसको हम अवनमन कोण कहेंगे, ठीक है, इसी को हम अवनमन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना? थीटा कैसे निकलेगा? 90 में से 30 घटा दीजिए। आपको पता है कि यहां से यहां तक जो कोण बनेगा आपका पूरा, ये पूरा 90 डिग्री का कोण है ना, ये पूरा 90 डिग्री का कोण है। इस 90 में से 30 घटा दीजिएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला थीटा जो होगा, कहेंगे सर 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर 60 डिग्री। समझ में आया? यस सर। बोलिए। तो इस तरीके से कर लेंगे ना, गलती नहीं करना कि यहाँ पर 30 डिग्री यूज कर लेंगे, ठीक है, 30 डिग्री यूज कर लेंगे तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, यहां पर आपका थीटा बनेगा 60 डिग्री। एक और क्वेश्चन, अवनमन कोण और उन्नयन कोण में क्या रिलेशन होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर कभी आपका फिगर ऐसा बनता है, ये सारी चीजों को रिवीजन करना एक बार, ठीक है। मान लो कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पर से, या फिर इसको हटा देता हूँ, हाँ, नाम ही लिख देता हूँ ए बी, ठीक है, इसका नाम दे दिया आपका ए बी। कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कोई मीनार है, कोई स्तंभ है। यहां से कोई बच्चा नीचे की तरफ रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है, यहाँ पर रखा हुआ एक वस्तु को, बिंदु सी को देख रहा है। तो बिंदु सी को जब वो देखेगा तो यहाँ से मैं लाइन कुछ ऐसे बनाता हूँ। जी ये 20 मीटर है, ये आज करवाया था। क्या बोल रहे हो? 20 मीटर सर जी, ये वाला। 20 क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रहा है। 20 मीटर? 20, 20। तो यहाँ पर दिया कहाँ गया, मैं आप कुछ कहाँ दे रहा हूँ आपको, वैल्यू तो नहीं दे रखा अभी, ठीक है। चलो, अभी कुछ दिया ही नहीं है आपको, लेंथ लेंगे, वैल्यू लेंगे, अभी के लिए बस उन्नयन कोण और अवनमन कोण को समझिए, कंसेप्ट को समझिए। अब यहाँ पर दे दिया गया ए बी एक बिल्डिंग, बी सी आधार हमारा, और ए सी को कहेंगे से क्षैतिज रेखा। यहाँ पर आपको बोलता है कि ये जो अवनमन कोण है आपका, आपको मैं दे रहा हूँ कि अवनमन कोण का वैल्यू आपको दे दिया कि 30 डिग्री है, ठीक। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर जो कोण बनेगा वो थीटा, वो कितने डिग्री का बनेगा? थीटा का वैल्यू बताइए। 60। थीटा कितना होगा? 30, 60, 30, 60। देखिए यहाँ पर आपको ये समझना है कि सर ये वाला जो लाइन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये वाला जो लाइन है ए एक्स, ठीक है, एक सेकंड थोड़ा मोटा, ए एक्स लाइन और बीसी लाइन, ये दोनों ही पैरेलल है, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो कभी आपको ऐसा अगर फिगर बनता हुआ दिखता है
जेड वाला, तो कहेंगे सर यहाँ पर जो एंगल बनता है और यहाँ जो एंगल बनता है वो इक्वल होता है ना, इक्वल होगा ना दोनों एंगल। एकांतर अंतः कोण, समांतर रेखाओं पर बनने वाले एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो कभी भी आपको अगर जेड से बनता हुआ आकृति दिखेगा तो यहाँ पर आपका अगर 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी आपका 30 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे बना दूं, यहाँ एक सेकंड, अगर मैं ऐसे बना दूं, अगर बोले दोनों पैरेलल है, यहाँ पर अगर 45 डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी आपका 45 डिग्री ही बनेगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये भी 30 डिग्री का ही कोण बनेगा। ठीक है, तो क्या थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री ही आएगा। ठीक है, एकांतर अंतः कोण बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर एक जेड बन रहा था। ठीक है, कुछ ऐसा जेड फ्रेम होगा। क्लियर, बोलिए। तो ये सारे कंसेप्ट को यूज करेंगे। इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए सर सॉल्व करने के लिए? परिमेयकरण। देखो परिमेयकरण कहाँ पर यूज आएगा, जब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो इस टाइप के फिगर वाले बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कुछ सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा। जब आंसर आएगा तो वहां पर जो फाइनल आंसर आएंगे उसको हम किस तरीके से फाइनली छोड़ेंगे। तो अगर कभी आपका कुछ आंसर आता है जिसके हर में वर्गमूल वाला नंबर आ जाए, है ना, रूट वाले नंबर आ जाए, स्क्वायर रूट वाले नंबर आ जाए, तो हम हर का परिमेयकरण करते हैं। तो 8/√2 में √2 का परिमेयकरण करेंगे, हर में वही है। तो आपको देखना होगा परिमेयकरण करने के लिए एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर कभी आपके पास ऐसा लिखा हुआ था a/√b, ठीक है, तो इसका परिमेयकरण करने के लिए आप अंश और हर में दोनों ही में √b से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, बेसिकली परिमेयकरण करने का मतलब क्या हुआ कि नीचे से रूट हटाना। ठीक है, ऊपर में रूट रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर में यानी डेनोमिनेटर में नीचे में कोई रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली यही करना है। तो इससे क्या होगा, आपका a√b से गुना होकर के मिल जाएगा a√b, और नीचे √b से गुना होगा, तो √b से गुना कर क्या देगा सर जी बी। b दे देगा। ठीक है, तो आपको ये पता है कि सर अगर मैं √x को √x से गुना करूं तो आपको x मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो यहां से आप करिए, सर लिखा हुआ का था 8/√2, तो इसको परिमेयकरण करने के लिए आप नीचे में जो √2 है उससे गुना करिएगा, ऊपर में भी और नीचे में भी। ठीक है, तो दोनों ही जगह गुना करना पड़ेगा। तो 8√2 से गुना होगा, अंश अंश से गुना होगा तो 8√2 बनेगा, और नीचे √2 से गुना होकर के 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको काटिए, कितने बार में कटेगा, 2 से 8 को काटिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो ये आ गया 4√2। अच्छा, रूट तो अभी भी नहीं हटा, लेकिन नीचे में तो रूट नहीं है ना, अब नीचे में रूट नहीं है, तो हम कहेंगे बिल्कुल नो सर सर। सही है। 8/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 8/√2 को हम 4√2 लिखेंगे। ठीक है, तो फाइनली आंसर ऐसे छोड़ेंगे। समझ में आया, ये आंसर छोड़ेंगे। यस सर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या लिखा हुआ है, 120/√3, इसको परिमेयकरण करके बताइए क्या आएगा। इसका अगर हम परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा, मान लो ये आंसर आ गया आपका, ये ऑप्शन में नहीं, या फिर इतना आंसर तो छोड़ना भी नहीं है। 120/√3, तो गुना कैसे करेंगे ऊपर नीचे, √3 से। ठीक है, √3 से ऊपर भी करिए, √3 से नीचे भी करिए। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 120√3 ऊपर में, और नीचे में √3, जब √3 से गुना होगा तो ये 3 मिल जाएगा। ठीक है, इसको काटिए, 3 से काटिएगा, 3 चौके 12, और एक जीरो था तो ये जीरो लगा दिया, तो आपका आ जाएगा 40√3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सर 120/√3 जो लिखा हुआ है इसको हम लिख देंगे 40√3। क्लियर, क्लियर है। यस सर। चलो यस एक और सर। करो, अगर मैं लिख रहा हूं 21/√7, कितना आ जाएगा, तो ऊपर नीचे √7 से गुना करके बताइए कितना आएगा। √7 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो आप क्या बोलेगा सर यहाँ पर क्या आएगा, 21 √7 से गुना हो जाएगा, 21 इंटू √7, तो 21 √7 लिख लीजिए। ठीक है, √21 √7,
नीचे में आ जाएगा 7, तो 7 से काट दो, 7 के 21, तो ये आ गया आपका 3√7। ठीक है, कुछ इस तरीके से सॉल्व करते रहेंगे। अब अगर हमारे पास इतना सिंपल वाला ना रहे, नीचे में मान लो सिर्फ रूट वाले, ऐसे ही थोड़ी के रूट वाले ही नंबर रहेंगे, हो सकता है कि a+√b का फॉर्म आ जाए, कुछ ऐसा क्वेश्चन कि 50/√3+1 आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके के अगर नीचे में अपरिमेय संख्या आ गया, तो नीचे से अपरिमेय संख्या या रूट हटाने के लिए क्या हम यहाँ भी √3 से गुना करेंगे? नहीं, यहाँ √3 से गुना करेंगे तो नहीं हो पाएगा परिमेयकरण, मतलब रूट नहीं हटेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हमारे पास हर में कुछ ऐसा टर्म्स लिखा रहे, ये नोट करिएगा, हर में, तो हम गुना किससे करेंगे ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। अगर कभी आपके पास ऐसा लिखा हुआ है a+√b, ठीक है, तो आप गुना किससे करिएगा? देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है ना, तो बस प्लस के जगह पर माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम गुना किससे करेंगे सर? a-√b से। ठीक है, अंश में भी और हर में भी। पहले टेबल को लिखिए सारा, उसके बाद मैं सारा चीज बता दूंगा कहाँ पर क्या करना है। इतना क्वेश्चन करेंगे सॉल्व हो जाएगा। a+√b अगर रहेगा तो a-√b से गुना करेंगे, बीच वाला साइन को चेंज कर देंगे। अगर कभी लिखा हुआ है आपके पास a-√b, हर में अगर a-√b है तो गुना किससे करेंगे? a+√b। रूट बी से, a+√b से गुना कर देंगे। सर माइनस था तो मैंने बीच में प्लस कर दिया। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है √a, अगर आपके पास लिखा हुआ है √a+√b, तो गुना कैसे करेंगे? √a-√b से, बस बीच में माइनस कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया। और अगर कभी लिखा हुआ है √a-√b, तो गुना कैसे करेंगे? √a+√b। √b से। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है, कुछ इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक बॉक्स बना दे रहा हूँ। तो ये नोट कर लीजिएगा किस तरीके, इतना याद करने का नीड नहीं है। ठीक है, बस आपको समझ जाना कि यहाँ पर बीच में बस साइन चेंज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्क होगा। ठीक है, क्लियर इतना? अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं आगे, तो यहाँ पर लिखा है 50/√3+1, तो हर में क्या लिखा हुआ है? हर में आप देखेगा तो आपको देखा सर √3+1। ठीक है, तो √3+1 है, तो हम गुना किससे करेंगे इसको? √3-1 से। तो ऊपर और नीचे √3-1 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका क्या लिखा हुआ है? आपका दिया गया है 50/√3+1। अब यहाँ पर आपके देखिए सर जो हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग प्लस के जगह पर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो √3-1 से ऊपर भी गुना करिएगा और √3-1 से नीचे भी गुना करिएगा। ठीक है, √3+1 से √3-1 से हमने ऊपर नीचे गुना कर दिया। तो ऊपर में क्या बनेगा? ऊपर में 50 को गुना करना है हमने √3-1 से, तो ये तो लिख दिया सीधे। नीचे में क्या आएगा? सर यहाँ पर दिख रहा है a+b इंटू a-b, कुछ है a+b इंटू a-b। आप सोचिए कि अगर मैं लिखता हूँ √3+1, ठीक है, इंटू √3-1, तो इसको कर सकते हैं क्या कि सर a+b इंटू a-b वाला फॉर्मूला से, ये a है ये b है, फिर ये है ये b है, तो a+b a-b मतलब a² - b²। ठीक है, a² करने का मतलब √3 का स्क्वायर और b² करने का मतलब 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3-1। सर जी रूट का अगर स्क्वायर कर दे तो रूट हट जाएगा, है ना, ये आपको पता है। √x का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो आपको x मिलने वाला है, तो ये 3-1 2 आ गया। ठीक है, तो हम सीधे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लेकिन इतना एग्जाम में नहीं करेंगे। √3+1 √3-1 सीधे बोलेंगे सर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 50√3-1/2। 3 में से 1 घटाया 2 आया। इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 25 बार में, तो ये आ गया 25√3-1। क्लियर है ये? बोलिए, समझ में आया इतना? तो हम लिखेंगे सर 50/√3+1 इज इक्वल टू 25√3-1। क्लियर? सीखिए ना साहिल, इसको लिखिए, आप खुद से करिए।
क्या फर्क पड़ता है कि पोल में करवाऊं या इसमें करवाऊं? ठीक है, समझ में आया इतना? ये चलो और क्वेश्चन करिए, अगर मैं कुछ ऐसा देता हूं। लिखा हुआ है आपके पास 21 बाई या 8 बाई 5 माइनस 5 की जगह पर लेता हूँ 2 माइनस √3। बताओ ये कितना होगा? परिमेकरण करिए। आपको क्या लगता है ये आपके एग्जाम में आएगा क्या? ये पोल पोल जो लिख रहे हो आप लोग, नहीं आएगा एग्जाम में पोल। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। सीखिए इस चीज को, चैट में लिखिए आंसर, या फिर माइक बोल के आंसर बताइए। ये बस इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन में आंसर सही सही निकाल सके। ठीक है, तो भी इसका पोल नहीं मिलेगा आपको, पहले आप इसको सॉल्व करना सीख जाइए, फिर इसको यूज करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन में। एट बटा 2 माइनस √3। यहां पर भी इंपॉर्टेंट होगा, पोल के लायक क्वेश्चन होगा, पोल दिया जाएगा। चलिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 8 बटा 2 माइनस √3। तो हम इसको परिमेकरण करने के लिए, नीचे से रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे एक सुटेबल नंबर से गुना करेंगे। तो वो सुटेबल नंबर क्या हो जाएगा, 8 बटा 2 माइनस √3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करिए, ऊपर भी 2 प्लस √3 से गुना कर दिए और नीचे भी 2 प्लस √3 से हमने गुना कर दिया। ठीक है, तो ऊपर और नीचे हमने क्या किया, सर यहाँ पर बस माइनस का साइन था तो साइन को चेंज कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज किया, गुना किया। अब यहाँ पर आपको देखना होगा सर, 8 गुना होगा 2 प्लस √3 से, अंश अंश से गुना हो जाता है। 8 गुना होगा आपका 2 प्लस √3 से। नीचे क्या आ जाएगा सर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो बहुत चीजें नहीं लिखना है, ठीक है, अब थोड़ा कम लिखेंगे। मुझे बताइए 2 का स्क्वायर कितना होगा? सर जी 4। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर सीधे लिख देंगे 4 माइनस √3 का स्क्वायर करने कितना आएगा? सर जी 3। 3। √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, तो 4 माइनस 3 लिख दिया। ठीक है, सीधे इतना कर सकते हैं ना, डायरेक्ट इतना ही लिखना होगा एग्जाम में। ठीक है, 4 माइनस 3। अब यहाँ से आपका क्या आ जाएगा सर, 8। यहाँ लिख देंगे 2 प्लस √3 और नीचे में 1 है। ठीक है, तो 1 नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे आप बोलोगे सर 8 2 प्लस √3। क्लियर? क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, तो यहाँ से हम कहेंगे सर 8 बटा 2 माइनस √3 का जब परिमेकरण किया तो हमारा आंसर आएगा 8 इंटू 2 प्लस √3। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन करिए, आपके पास है 15 बाई 3 प्लस √2। ये बताइए कितना होगा? परिमेकरण करके क्या करेंगे? अगर आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया और ऐसे आंसर आ गया तो इतना तो आंसर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि नीचे में रूट वाला नंबर दिख रहा है। ठीक है, नीचे में एक अपरिमेय संख्या है, तो नीचे में अगर अपरिमेय संख्या है तो परिमेकरण करेंगे, तो टेबल नंबर से गुना करिए। बताओ यहाँ पर क्या आंसर आएगा? आंसर कैसे देना है? अगर चैट में लिख पा रहे हैं चैट में लिखे, नहीं लिख पा बोलिए। सर जी 15 3 माइनस √2 बटे 11। 11 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। सर बटे में 7। बट्टे में 7, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सही आया।
जो आधा आपने सही बताया, आधा आपने सही बताया, दो बच्चों ने मिलकर सही बताया। देखो नीचे में 7 आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 15 जो लिखा हुआ था उसको तो मैं लिख दे रहा हूँ, नंबर क्या है 15/3 + √2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, यहाँ पर प्लस का साइन है तो मैं माइनस का साइन करके गुना कर दूंगा। ऊपर भी 3 - √2 से गुना होगा और नीचे भी 3 - √2 से गुना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर 15 जो है वो गुना होगा किससे, 3 - √2 से। नीचे में क्या है सर, a + b × a - b। तो a + b × a - b करेंगे तो a² - b² ही आएगा। ठीक है, a² - b² ही आता है आपका, बीच में माइनस का साइन ही रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलेगा सर 3 का स्क्वायर करेंगे तो सर 3 जी 9। 9 बनेगा। ठीक है, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे सर, √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा √x का आप जब स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, आपका x बचेगा। ठीक है, तो कहेंगे सर यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 15, 3 - √2 बट्टे में 9 में से 2 घटाया 7 आ गया। क्लियर। अब नीचे में से देखो आपका रूट हट गया ना, बस काम हो गया हमारा। ऊपर में रूट है तो क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है इतना, बताइए। यस सर। यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर मैंने कुछ ऐसे लिखा, नीचे लिख रहा हूं 4 - √5। ठीक है, या 4 की जगह पर यहां लिख दे रहा हूं 3, और यहां पर लिख देता हूं 24। बताइए कितना आएगा। इसको अगर हम परिमेयकरण करें तो क्या मिलेगा, जो लिखा हुआ है पहले तो वो लिख दे। 3 - √5 सर 6 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 प्लस के बाद प्लस के बाद वर्गमूल 5। वर्गमूल 5, बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर, यहाँ पर क्या किया, 3 - √5 के बाद यहाँ पर माइनस का साइन है ना, साइन चेंज कर लो बस। 3 + √5 यहाँ भी गुना होगा और 3 + √5 यहाँ भी गुना होगा। ठीक है, अब 24 जो है 3 + √5 से गुना होगा, अंश अंश से गुना करके लिख दिया सर 24, यहाँ लिख दिया 3 + √5। और नीचे वाले नंबर को बस देखो कि a - b a + b का जोड़ा हमेशा बनेगा। क्यों हमेशा बनता है सर, वही तो सोच कर किया, बीच में माइनस का साइन चिन्ह किया, a - b था a + b किया, अगर a + b था तो a - b से गुना कर दिया, तो a² - b² बनेगा ही बनेगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे सर 5 बनेगा, बीच में माइनस का साइन ही आने वाला है, a² - b² ही होता है, तो नीचे में तो 4 आ रहा है। ठीक है, 24, यहाँ पर 3 + √5 और नीचे में 4 आ गया। ठीक है, 4 से काट दीजिए 24 को। ठीक है, तो 4 से 24 काटेगा, 4 × 6 = 24। ठीक है, तो आपका बिल्कुल दिख गया 6, 3 + √5। चलो ऐसे वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, परिमेयकरण तो कर लोगे आप लोग। यस अब सर। आते हैं, अब आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पर। अच्छा देखो, सीधे हाइट एंड डिस्टेंस के भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, सीधे ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही आपको करवा रहा हूँ। देखो, अगर हमारे पास इस टॉपिक में समझते हैं कि होता क्या है, बेसिकली क्वेश्चन कैसे आते हैं और समझना क्या है। देखो, जितने भी आपके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे ना, ऊंचाई एवं दूरी के इस चैप्टर में, उसमें एक समकोण त्रिभुज बनेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ करके हम हाइट एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ABC ट्रायंगल, यहाँ पर 90 डिग्री बना दिया, कोण बी पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, 90 डिग्री है। इस त्रिभुज में कम से कम इन दो न्यून कोण में, 90 डिग्री तो पता ही है, कोण ए और कोण सी में कोई एक कोण आपको दिया रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ कोण सी का वैल्यू, कोण सी आपको दे दिया फॉर एग्जाम्पल कि सर यहाँ पर 30 डिग्री आपने दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर कितने भुजा बच गए सर, 3 भुजा है, AB BC और AC, जिसको हमने कभी लंब आधार और कर्ण पढ़ाया था। ठीक है, तो इस 30 डिग्री के लिए आप लंब AB बोलोगे, इस 30 डिग्री के लिए आधार आपका BC हो जाएगा,
और कर्ण तो हमारा AC ही रहेगा। ये समझ में आया कि मैंने क्या बोला? इस 30 Yes, डिग्री sir. के लिए AB हमारा लंब हो जाएगा, इस 30 डिग्री के लिए BC हमारा आधार हो जाएगा, और कर्ण तो हमारा फिक्स ही रहता है सर, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लंब आधार कर्ण हमें पता है 30 डिग्री के लिए। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक आपको दिया रहेगा, दो नहीं दिया रहेगा, कोई एक। तो दिया क्या रहेगा? एक कोण दिया रहेगा। ठीक है, एक न्यून कोण में से कोई एक दिया रहेगा और एक भुजा दिया रहेगा। ये दो चीज आपको दे देगा। अब ये दो दिया रहेगा तो बाकी आप कुछ भी निकाल सकते हो, इतना ही आप डिमांड करिएगा सर, एक कोण एक भुजा। ठीक है, बस। तो यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ कि मान लो आपको दे दिया कि AB का वैल्यू दे रहा हूँ कि ये दे दिया 8 मीटर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे BC बता दीजिए। ठीक है, BC कितना होगा? तो आप क्या करिएगा, बोलिए। या 8 मीटर की जगह पर थोड़ा चेंज करता हूँ। ठीक है, इस डेटा को बदल रहा हूँ, 12 मीटर कर दे रहा हूँ, 12 मीटर। देखिए आप कैसे सोचेंगे, सोचेंगे क्या? सर आपने 30 डिग्री के लिए क्या बोला? AB को आपने लंब बोला था अभी थोड़ी देर पहले, तो लंब को P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा P हो गया। ठीक है, इस 30 डिग्री के लिए नीचे वाले को आधार बोलेंगे तो यहाँ पर हम B बोल सकते हैं, और AC को हम कर्ण बोलते हैं तो यहाँ पर H लिख दिया। ठीक है, PBH कर लिया। तो यहाँ पर आपको पूछा क्या गया? अभी मैंने आपसे क्या बोला कि आप मुझे BC बताइए। BC कहने का मतलब आपसे आधार पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा? अभी लिखा नहीं है इतना एग्जाम में, अभी सोचना है आपको। ठीक है, आधार आपको बताना है। दिया क्या गया है? लंब दिया गया है, लंब देकर आधार पूछ रहा है। कौन सा रेशियो लंब और आधार में रिलेट करता है, बताइए? कौन सा रेशियो लंब और आधार की बातें करता है? साइन, कॉस या टैन? ठीक है, साइन थीटा जो होता है आपका P/H होता है। सर जी टैन है। टैन है ना, आपने बोला सर कॉस थीटा जो होता है वो B/H होता है, इसमें आधार बटा करना जाएगा। टैन थीटा जो होता है वो P/B होता है, मतलब लंब और आधार। ठीक है, सर कॉट थीटा भी तो होता है B/P, आधार बटा लंब। लेकिन मैंने पहले ही बोला ना कि साइन कॉस टैन में से ही कुछ यूज करेंगे। सेक कॉस कॉट यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप ये मत सोचना कि कॉट यूज कर लेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं गलत नहीं है, इससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हम यूज नहीं करते ज्यादा। ठीक है, ज्यादा यूज करते हैं साइन कॉस टैन, क्योंकि उसमें हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, तो साइन कॉस टैन में आपने बोला सर त्रिभुज ABC में, देखो ऐसे लिखना होगा आपको, त्रिभुज ABC में कोण C आपका 30 डिग्री है, तो कोण C के लिए tan 30 डिग्री अगर मैं लिखूं तो tan 30 डिग्री हम कह सकते हैं क्या कि सर ये P/B होता है? बताइए, लिख सकते हैं tan थीटा P/B। E कितना यहाँ पर? AB है क्या? B कितना यहाँ पर? यस सर। BC है क्या? tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। tan 30 डिग्री का वैल्यू डाल दिया। ठीक है, AB का वैल्यू कितना है? 12। BC का वैल्यू कितना है? नहीं पता, BC की जगह पर BC लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो BC का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12√3 आया, 12√3 मीटर आंसर। बताइए, क्लियर है ये? हाँ जी बोलो। BC आ जाएगा 12√3। अगर मैं यहीं पर आपसे पूछता कि चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ ठीक है आपने BC तो बता दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे AC का भी वैल्यू बताइए। ठीक है, अब AC का वैल्यू अगर आपसे पूछा था स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन के, तो आप क्या बोलेगा? सर आपको AB पता था, मतलब लंब आपको पता था, और आपसे कर्ण पूछ रहा है क्या? ठीक है, कर्ण ही निकालना ना। तो लंब और कर्ण में कौन संबंध बताता है? लंब और कर्ण, लंब बटा कर्ण चाहे कर्ण बटा लंब, कौन होता है? साइन, कॉस या टैन? आपको बताया था ना, फैमिली के कुछ मेंबर हैं, उनके कुछ नाम है। हाँ विपिन बताइए। सर जी टैन है। टैन तो अभी बोला ना लंब बटा आधार होता है, P/B होता है। जब मैं बोला लंब और कर्ण, सर जी साइन। साइन, लंब बटा कर्ण आपका साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखो, आपको पहले बताया कि सर 5-6 भाई बहन है। ठीक है, साइन कॉस टैन वगैरह, तो आपको याद होना चाहिए साइन बटा कॉस क्या होता है। फैमिली मेंबर्स के तरीके बताया था कि सभी का क्या क्या नाम है। ठीक है, अगर आपसे बोल रहा हूँ लंब और कर्ण रिलेशन, तो लंब और कर्ण का संबंध साइन और कोसेक बताता है। कौसेक यूज नहीं करेंगे, साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस त्रिभुज के लिए
अगर मैं साइन 30 डिग्री लिखूं तो साइन 30 डिग्री कितना होगा? आप सीधे बोले सर पी बटा ए एच। बटा बी। अच्छा, 1/2 जो बोल रहे हो ना बिल्कुल लिखेंगे, लेकिन साइन 30 के नीचे लिखेंगे, ठीक है? तो साइन 30 डिग्री के लिए साइन सोचिए सर, होता तो पी बटा एच है, और पी बटा एच कहने का मतलब पी कितना है आपका ए बी, और एच कितना है आपका ए सी, है ना? अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू डाल दो यहाँ पर। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ए बी का वैल्यू आपको 12 पता है, ए सी का वैल्यू आपको नहीं पता, ठीक है? सॉल्व करने पर कितना मिल रहा है? ए सी का वैल्यू 24 मीटर, समझ में आया? ए सी भी निकल गया हमारा। यस सर। तो इस तरीके से देखो, यहाँ तो हमने कुछ भी लैंग्वेज नहीं लिखा, सिर्फ आपको एक फिगर दे करके पूछा, लेकिन आगे क्वेश्चन में आपको कुछ लैंग्वेज लिखा रहेगा, ठीक है? फिगर बनाना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन दे ऐसा? यस सर। चलिए पोल अगले क्लास में करेंगे इस पे, लेकिन क्वेश्चन अभी थोड़ा प्रैक्टिस करिए, टाइम है अभी हमारे पास। अगर मैं ऐसा फिगर बनाऊं, ठीक है, यहाँ पर इसका नाम दे दिया ट्रायंगल एबीसी, वो 90 डिग्री बी पर दिख रहा है। इसमें एक वैल्यू मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि ये वाला वैल्यू है आपका, इस बार 30 डिग्री का था ना, यहाँ पर 60 डिग्री दे रहा हूँ, ठीक है, 60 डिग्री। मैं आपको दे दिया कि जो बीसी है, बीसी दे रहा हूँ 21 सेंटीमीटर, ठीक है? आप मुझे बताइए एसी कितना होगा? देखो एक भुजा और एक कोण दे दिया ना, एक भुजा दे दिया, एक कोण दे दिया, तो इस ट्रायंगल में आप कुछ भी निकाल सकते हो, आपसे एसी पूछा गया है। तो इस 60 डिग्री के लिए, इस 60 डिग्री के लिए बीसी को क्या बोलिएगा? लंब, आधार या कर्ण? सर जी लंब। कैसे लंब? 60 डिग्री के सामने है क्या बीसी? बोलिए क्या होगा 60 डिग्री के लिए बीसी क्या होगा? सर जी बेस आधार। होगा, आधार जी होगा। देखो 60 के सामने वाला लंब होगा ना, 60 के नीचे वाला तो आधार होगा, तो 60 के साथ लगा हुआ इसको हम आधार बोलेंगे, तो आधार कह दिया तो बेस लिख दिया यहाँ पर, ठीक है? बेस या फिर बी लिख दिया, ठीक है? चलो बी ही लिख देता हूँ, ठीक है? अब आपसे पूछ क्या रहा है? एसी, एसी क्या है हमारा? पी बी एच। एसी क्या है? 90 डिग्री के सामने है सर, ये तो एच रहेगा ना, हमेशा एच रहेगा, ठीक है? तो सर आपको आधार देके कर्ण पूछ रहा है, तो आधार और कर्ण में रिलेशन कौन बताता है? आधार और कर्ण को कौन संबंधित करता है? साइन कॉस या टैन? सर जी कोस। कॉस, बाकी के तो मैं नाम भी ले रहा हूँ, ठीक है? कॉस से कॉट का तो नाम ही नहीं रहा, साइन कॉस टैन ही सोचिए। तो कहें सर कॉस थीटा लगेगा यहाँ पर, तो त्रिभुज इतना लिखना होगा आपको, त्रिभुज एबीसी में पहले तो ये सोचिए कि सर लगाएंगे कौन सा रेशियो, तो आपने बोला सर यहाँ पर कॉस लगाएंगे, तो कॉस 60 डिग्री। अब देखो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू नहीं पूछ रहा आपसे, कॉस 60 का वैल्यू कॉस 60 के नीचे लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पर आप बस परिभाषा लिखिए सर, होता क्या है बी बटा एच होता है, ठीक है? बी कितना है यहाँ पर? बेस है आपका बीसी, ठीक है? बेस है आपका बीसी, और एच कितना है आपका एसी, ठीक है? बीसी बटा एसी। कॉस 60 का वैल्यू कॉस 60 के नीचे डालना, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, और बीसी का वैल्यू आपका दे रखा है 21, और एसी का वैल्यू आपको दे रखा है पता नहीं, एसी तो पता करना था। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एसी का वैल्यू आ जाएगा 42 मीटर। क्लियर है? 42 मीटर, सेंटीमीटर सॉरी, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है ना, तो यहाँ भी सेंटीमीटर में आएगा। क्लियर हुआ इतना? यस। चलिए, तो इतना ही रखते हैं आज के क्लास में। बिल्कुल इस टाइप के, देखो अगले क्लास में जो क्वेश्चन करेंगे ना, कुछ ऐसा क्वेश्चन करेंगे, और इसमें पोल भी दूंगा आपसे। एक सेकंड, इसके ओके पहले सर। भी एक क्वेश्चन था, नहीं, चलो ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके अगले क्लास में डिस्कशन करते हैं, जहां पर धरती पर एक मीनार, कुछ लैंग्वेज लिखा रहेगा, कुछ फिगर बनाएंगे, फिगर को ड्रॉ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट है आज के क्लास में तो बिल्कुल अभी पूछ सकते हो, अदरवाइज नो डाउट सर, बाय। आप लेफ्ट कर सकते हो। चलिए ठीक है, गुड इवनिंग।